कक्षा 6 की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत। हम आज प्रश्नावली 3 संख्याओं के साथ खेलना इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर जो टॉपिक है वह है गुणनखंड एवं गुणज। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि गुणनखंड क्या होते हैं और गुणज क्या होते हैं, इनका हमें अध्ययन करना है। और इन्हीं चीज़ों का क्या होगा, गुणनखंड और गुणज, इन्हीं का प्रयोग किस में होगा, प्रश्नावली 3.1 में होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गुणनखंड क्या होते हैं और गुणज क्या होते हैं। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। जैसे मान लो मैं अगर बात करूं कि 4 है, इस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं टुकड़े के रूप में। मैं इस 4 को 1 गुणा 4 लिख सकता हूँ, या फिर इसको मैं 2 गुणा 2 भी लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ से क्या मिला कि ये 1 और 4 ये दोनों इसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। गुणा के रूप में लिखा ना, संख्या को गुणा के रूप में लिखने पर जो संख्या वापस प्राप्त होती है, तो ये जो दोनों गुणा वाली संख्या है ये दोनों क्या कहलाएगी, इसकी गुणनखंड कहलाएगी। तो 4 के देखो 2 जोड़े बनेंगे इस प्रकार, 1, 2 और 4, कितनी संख्या मिली, 3। ये 3 इसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे, ये गुणनखंड है। इसी प्रकार मान लो 6 की बात करें तो 6 को हम देखो ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणा 6, इसको 2 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। आगे 3 गुणा 2 आएगा, 6 गुणा 1 वापस वो मिलेगा। तो 6 के अंदर भी क्या है, 1, 2, 3, 6, ये सभी इसके क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो 12 है, 12 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, 12 को हम 1 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हैं, 1 गुणा 12 के रूप में, 2 गुणा 6 के रूप में भी, 3 गुणा 4 के रूप में भी लिख सकते हैं, 4 गुणा 3, 6 गुणा 2, 12 गुणा 1, वापस ये ऊपर वाली संख्या मिल जाएगी नीचे। यानी हम 12 के अंदर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, इसके बाद में 6, इसके बाद में 12, ये सभी इसके क्या है, गुणनखंड है। तो जो गुणनखंड होते हैं वह क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं होती है जिसका क्या होता है, दी हुई संख्या में पूरा क्या होता है, भाग जाता है। वे संख्याएं जिनका क्या होता है, दी हुई संख्या में पूरा भाग जाता है, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है, गुणनखंड उसकी कहलाती है। जैसे यहाँ पर 12 है, 12 में 1 का भाग पूरा जाएगा, 12 उत्तर आएगा, 2 का भाग लगाने पर 6 मिलेगा, पूरा जा रहा है भाग, 3 का भाग लगा सकते हैं, 4 का भी भाग जाता है पूरा, 6 का जाता है और 12 का भी जाता है। तो ये सभी संख्या क्या है, इसकी गुणनखंड होगी। तो गुणनखंड आया समझ में, वे सारी संख्याएं जिनका क्या होता है, उस दी हुई संख्या में पूरा भाग जाता है, वे सभी संख्याएं क्या होती है, उसकी गुणनखंड होती है। यह हुई गुणनखंड की बात। फिर आगे चलते हैं गुणज। गुणज क्या होता है, जैसे मान लो आपको एक संख्या दी 3 और बोल दिया कि इसके गुणज ज्ञात करो, यानी इसके गुणा वाली संख्या, इससे 3 को गुणा करने पर जो संख्या बनती है वह सभी संख्या क्या होगी, गुणज कहलाएगी। या फिर 3 का जिन संख्या में पूरा भाग जाता है वह सभी संख्या क्या होगी, वह सभी संख्या 3 की क्या कहलाएगी, गुणज कहलाएगी। जैसे 3 के बाद में 6 के बाद में 9, 12, 15, 18, इस प्रकार ये जितनी भी संख्या बनेगी ये सभी संख्या क्या होगी, 3 की गुणज होगी। क्यों, क्योंकि इसमें 3 का पूरा भाग जा रहा है, 1 बार, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, 4 बार। ये जो गुणज वाली संख्या है इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 4, 3 गुणा 5। देखो अगर हमें मान लो 3 की गुणज संख्या प्राप्त करनी है तो 3 की पहली गुणज कौन सी होगी, 3 गुणा 1, दूसरी कौन सी होगी, 3 को 2 से गुणा करने पर, तीसरी प्राप्त करने के लिए उस संख्या को 3 से कर दो, चौथी प्राप्त करने के लिए 4 से कर दो, पांचवी प्राप्त करने के लिए 5 से कर दो। इस प्रकार हम आगे वाली संख्या प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें बोल दे 5 के गुणज लिखिए, तो 5 के गुणज कैसे प्राप्त करेंगे, सबसे पहले 5 को 1 से गुणा करेंगे, तो 5 गुणा 1 5, 2 से गुणा करने पर 5 दूनी 10, 3 से गुणा करने पर 5 3 15, 5 चौक 20। ये सभी संख्या क्या होगी, इसकी 5 की गुणज होगी। तो इन एग्जाम्पलों से आपके ये बात आई समझ में कि गुणज क्या होते हैं और गुणनखंड क्या होते हैं। अब देखो इन्हीं एग्जाम्पल से हम कुछ नियमों को देखेंगे कि गुणज और गुणनखंड के अंदर क्या क्या नियम होते हैं, उन सभी को हम देखते हैं। तो देखो पहला नियम कि एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। एक जो संख्या होती है वह क्या होती है, अपने प्रत्येक गुणनखंड। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल लेते हैं 4 वाला, कि 4 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1, 2 और 4, ये 3 गुणनखंड
खंड है ना। अब ये क्या कह रहा है कि वो जो संख्या होती है यह अपने प्रत्येक गुणनखंड का क्या होती है, गुणज होती है। कहने का मतलब अगर हम एक के गुणज की बात करें तो एक का एक गुणज क्या होगा, जब एक को 4 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। उसी प्रकार 2 को अगर हम 2 से गुणा करें तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। और 4 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। कहने का मतलब इस एक का गुणनखंड क्या है, इस एक का गुणज क्या होगा, 4 होगा। 2 का भी एक गुणज कितना होगा, 4 होगा। 4 का एक गुणज कितना होगा, 4 होगा। यानी गुणनखंड जितने भी बनेंगे उन सभी का एक जो एक गुणज होगा वो क्या होगा, वो संख्या खुद ही होगी। फिर अगली है कि एक प्रत्येक संख्या का क्या होता है, एक गुणनखंड होता है। देखो हमने गुणनखंड वाले 3 एग्जाम्पल किए थे, तीनों में देखो एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। यानी एक क्या होगा, प्रत्येक संख्या का क्या होगा, गुणनखंड होगा। क्यों, क्योंकि एक का क्या होता है, प्रत्येक संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए एक क्या होता है, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। फिर अगला, प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। जो संख्या खुद होती है वह खुद भी क्या होती है, अपनी गुणनखंड होती है, क्योंकि संख्या का खुद के अंदर पूरा पूरा भाग जाता है। किसी भी संख्या के अंदर खुद का अगर भाग लगाते हैं तो कितना मिलता है, 1 प्राप्त होता है। तो देखो जैसे अगर 4 के गुणनखंड प्राप्त किए तो इसके अंदर 4 मिल गया हमें वापस, 6 के गुणनखंड में 6 भी मिला, 12 के गुणनखंड में 12 भी प्राप्त हो रहा है। यानी प्रत्येक संख्या स्वयं का क्या होती है, गुणनखंड होती है। फिर अगला, एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। संख्या का प्रत्येक गुणनखंड क्या होता है, उसका पूर्ण विभाजक। यानी अगर इन गुणनखंडों का हम क्या करते हैं, संख्या के अंदर भाग लगाते हैं तो क्या होता है, पूरा पूरा भाग जाता है। 1 का 4 में पूरा भाग जाएगा, 2 का भी पूरा जाएगा, 4 का भी पूरा भाग जाएगा। इसी प्रकार 6 के गुणनखंड जितने भी हैं इन सभी का अगर इस 6 में पूरा भाग लगाते हैं तो क्या होगा, पूरी पूरी बार भाग जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो गुणनखंड होते हैं यह क्या होते हैं, दी हुई संख्या के पूर्ण विभाजक होते हैं। पूर्ण विभाजक का मतलब क्या हुआ कि पूरा पूरा भाग जाता है उस संख्या का। अगला पॉइंट है, एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या फिर उसके बराबर होता है। दी हुई संख्या का गुणनखंड इस संख्या से क्या होता है, जो हमें ये संख्या दे रखी है इस संख्या से क्या होगा, छोटा मिलेगा या फिर उसके बराबर ही प्राप्त होगा। गुणनखंड कभी भी उस संख्या से बड़ा प्राप्त नहीं होगा। देख लो तीनों एग्जाम्पल के अंदर 4 के जो 3 गुणनखंड मिले 4 से छोटे ही है या फिर 4 के बराबर है। 6 के अंदर भी 6 से छोटे या फिर 6 के बराबर, 12 के बराबर या फिर 12 से छोटे। यानी जो गुणनखंड होते हैं वह क्या होते हैं, दी हुई संख्या से क्या होते हैं, हमेशा छोटे प्राप्त होते हैं। फिर अगला पॉइंट है, एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है। जो ये गुणनखंड होते हैं इनकी संख्या परिमित होती है ना, कोई भी संख्या दे दे उनकी जो गुणनखंड होते हैं उनकी संख्या एक निश्चित होती है, परिमित होती है। जैसे 4 के गुणनखंड कितने होंगे, 3 ही होंगे। 6 के गुणनखंड कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। 12 के कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। परिमित है इनकी संख्या। अगला पॉइंट है, एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या फिर उसके बराबर होता है। अब देखो गुणज की बात कर रहे हैं तो गुणज हमेशा क्या होता है, इस संख्या हमने 3 के गुणज प्राप्त किए तो इसके गुणज में हमें क्या क्या मिला, एक 3 खुद मिल गया और बाकी जो संख्या मिली वो क्या मिली, इस 3 से बड़ी ही प्राप्त हुई। कहने का मतलब कि जो गुणज होते हैं वह क्या होते हैं, संख्या के बराबर या फिर उस संख्या से बड़े प्राप्त होते हैं। दोनों एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम इस प्रकार। फिर अगला पॉइंट इसमें भी बोला कि एक संख्या का प्रत्येक गुणज, ये हमने पढ़ लिया, दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित होती है। अब ये जो गुणज होते हैं इनकी संख्या कोई भी परिमित नहीं है, ये संख्या आगे इस प्रकार चलती जाएगी। फिर जब 3 को जोड़ेंगे अगला गुणनखंड और 3 को जोड़ने पर अगला, 3 को जोड़ते जाएंगे अगला गुणनखंड प्राप्त होता जाएगा, कभी भी अंत नहीं होगा। तो इनकी संख्या क्या होती है, अपरिमित होती है। गुणजों की संख्या क्या होती है, किसी भी संख्या की अपरिमित होती है। अगला पॉइंट है, प्रत्येक संख्या स्वयं का क्या होती है, गुणज होती है। ये जो संख्या है ये क्या होती है, खुद की भी क्या होती है, गुणज होती है। देख लो 5, 3 का गुणज 3 है, 5 का गुणज 5 भी है। यानी दी हुई संख्या प्रत्येक खुद का भी क्या होती है, गुणज होती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं। इन सभी का प्रयोग करके हमें क्या करना है, प्रश्नावली 3.1 को हल करना है।